पहले जब आपने हमारा शो देखा था, हमने मतलब पूरा शो एक्ने के हवाले से किया था और एक्ने की सारी टाइप्स भी मालूम हो चुकी थी लोगों को, और ये भी पता चल चुका था किस स्किन पर किस तरह की एक्ने वगैरह आती है। डॉक्टर साहब, आज जो हमारा टॉपिक है, अभी जब आप बात कर रहे थे तो हमने एकदम से उसमें से एक कैच करिए कि जी आज हेयर्स पे बात करेंगे। ठीक है, हेयर पे बात करेंगे। आपने शोज के दरमियान, मुझे याद नहीं कि लास्ट शो में या उससे पहले एक बार कहा था कि अब मतलब उतना वो सर्जरी वाला जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है, अब तो ये भी है कि आपका डिपेंड करता है कि आपने कितने हेयर्स लगवा लिए। थोड़ा सा उस बारे में बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं यही बता रहा था कि जो हमारा सेंटर है एशियन कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, इंटरनेशनल कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, तो वहाँ इंटरनेशनली बहुत रिनाउंड है, और उसकी एक रिनाउंड होने की एक रीज़न ये भी है कि हमारी जो बहुत ज़्यादा शोहरत है वो फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर में है। यानी कि आमतौर पे जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं या जिन सेंटर्स में हेयर ट्रांसप्लांट होता है, कराची में तो मैं जानता हूँ तकरीबन सारे ही सेंटर्स में जो है तो वो कट के जरिए, यानी कि पीछे से कट करके और स्किन निकाल के और फिर वहाँ पे स्टिचेस करके हम भी करते हैं। तो ये एक कॉमन सा जो है तो वो कॉमन प्रोसीजर है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट है वो है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन विदाउट कट, विदाउट एनी सर्जरी। एक इक्विपमेंट होता है, एक छोटी सी मशीन होती है, और उसके ज़रिए एक एक बाल को जो है वो बाल की जड़ को अंदर से निकाल दिया जाता है, बहुत ही बारीक बारीक। हाँ, ये अंडर द माइक्रोस्कोप किया जाता है। वो जो मैग्नीफाइंग लाइट लेंसेज होते हैं उनके साथ बहुत हैवी किस्म की जो है तो वो लाइट्स लगी होती हैं, और बहुत ही फाइन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मशीन होती है एक बाकायदा जो उनको ड्रिल करती है, रोल करती है, और फिर उसको उसमें से निकाल के फॉलिकल्स को निकालते, एक एक फॉलिकल्स को निकाल के जमा करते हैं, और फिर उन फॉलिकल्स को ट्रांसप्लांट कर देते हैं जहाँ पर बाल नहीं होते। अच्छा, इस मेथड से जो फॉलिकल आपको हासिल होते हैं वो फॉलिकल बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं। उस फॉलिकल की निस्बत जब आप स्ट्रिप निकाल के और फिर उसको काट के एक एक फॉलिकल को अलग करते हैं तो उसमें कटिंग, उसके फॉलिकल के वेस्ट होने के चांसेस भी होते हैं बहुत सारे फॉलिकल्स वेस्ट भी हो जाते हैं कटिंग के दौरान, कटिंग वाले में। और प्लस वो मोटे होते हैं फॉलिकल, निस्बतन उनका डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है। जबकि जब हम इसमें से निकालते हैं FUE टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जब हम फॉलिकल निकालते हैं तो इनका डायमीटर बहुत कम होता है। ठीक है, ये 0.9 और या 1 mm की निडल होती है, उसके ज़रिए जो है तो ये निकाले जाते हैं। तो जब इनको ट्रांसप्लांट किया जाता है तो इनके लगने की वजह से जो निशान होता है वो भी ना होने के बराबर नजर आता है। ठीक है, तो वो दे गिव मोर नेचुरल लुक और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रिजल्ट जो है तो वो देते हैं। प्लस जब ये बहुत बारीक होते हैं, फाइन होते हैं, यानी कि बहुत माइक्रो होते हैं, तो इनमें इनकी डेंसिटी भी हम जो है वो ज़्यादा दे सकते हैं, यानी कि बहुत करीब करीब जो है तो वो लगाए जा सकते हैं। तो ये जब ग्रो करते हैं तो ये ज़्यादा घना लुक देते हैं उस मेथड की निस्बत जो दूसरा स्टेप लिया जाता है। तो फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन अभी हमने आज 2 ओमान से हमारे पास क्लाइंट थे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और खालिद अल अरामी। तो ये इनके नाम मुझे याद रह गए, बड़े अच्छे, और उनको थोड़ी सी इंग्लिश आती, थोड़ी सी अरबी आती, उर्दू तो आती नहीं इनको समझ में, तो वो मतलब कन्वर्सेशन जो है वो हो जाता है बहरहाल। लेकिन दे आर क्वाइट हैप्पी, क्वाइट सेटिस्फाइड। और न सिर्फ ये बल्कि पहले इनके कई दोस्त जो हैं ओमान से आके करा के गए हैं और उनके रिजल्ट सब आए, तो फिर वहाँ से उनके दीगर दोस्त और जो भी इनको देख रहा है, अच्छा मैं इतना बड़ा कंट्री है वहाँ पे कोई भी डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। इवन कि मेरी नॉलेज में ये है कि बांग्लादेश में, हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में कहीं भी हेयर ट्रांसप्लांट का क्लिनिक नहीं है, सेंटर नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही असल में ये एक तो बहुत ही डेडिकेटेड जो है तो ये कह लें कि इसको सब्जेक्ट है, डेडिकेटेड सब्जेक्ट है, इसमें बहुत टाइम लगता है। ये वाला दूसरा बता रहे हैं, बाकी ये तो बहुत टाइम टेकिंग है। यानी कि हम 1500 फॉलिकल्स अगर हम लगाते हैं तो तकरीबन 6 घंटे लगते हैं। तो अब हम एक दिन में एक ही क्लाइंट को 2500 फॉलिकल तक आराम से 8 घंटे में जो है तो वो लगा सकते हैं। तो 2500 फॉलिकल में तकरीबन इतनी जगह जो है वो कवर होती है, एक हाथ के बराबर जगह कवर होती है। यानी कि अगर कोई शख्स यहाँ से लेके यहाँ तक उसके बाल नहीं है तो उसको 2500 फॉलिकल चाहिए, और ये एक दिन में ये 2500 फॉलिकल बगैर किसी कट के, बगैर किसी सर्जरी के जो है तो वो लगाए जा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा, ये प्रोसीजर थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना कटिंग वाला जो मेथड है, उससे इसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं, डेफिनेटली ज़्यादा हैं। न्यू टेक्निक है फॉलिकल, न्यू टेक्निक है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, इस पे कॉस्ट
जो है वो ज़्यादा आती है। और वो सर्जरी वाली चीज़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। डेफिनेटली बिल्कुल। तो अभी जैसे मैंने बताया कि अच्छा इतना सेफ है और इतना इसमें कोई आपका रिकवरी टाइम नहीं है। जैसे इन लोगों को अभी लगाए हैं, ये कल ट्यूसडे की फ्लाइट से जो है तो वापस ओमान चले जाएंगे। आज इन्होंने काम कराया है, कल ये फॉलोअप हो जाएगा इनका, और ये कल रात की फ्लाइट से, ट्यूसडे की नाइट की इनकी फ्लाइट है, और दे विल गो टू ओमान, गो बैक। टोटल 3 डेज के लिए ये लोग कल पहुंचे हैं। कुछ काम कल हुआ है, आज हुआ है, कल फॉलोअप होगा और कल ही जो है तो वो रवाना हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा कॉस्ट के हिसाब से आ जाए तो पाकिस्तान में यानी कि वट एवर वी आर चार्जिंग इन आवर सेंटर और स्पेशली इन आवर कंट्री आल्सो, तमाम जगह पर, तो चार्जेस हमारे पाकिस्तान में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बहुत रिजनेबल हैं एज कम्पेयर विद अदर कंट्रीज। जैसे ये लोग दुबई भी जा सकते हैं। दुबई में हेयर ट्रांसप्लांट जो है तो वो बहुत महंगा है, तकरीबन $10,000 में जो है तो जितना काम यहाँ पर $1,000 या $1,500 में होगा या $2,000 में होगा, उतना काम दुबई में तकरीबन $10,000 में होगा। तो अब जब ये बात लोगों को पता चलती है प्रोग्राम्स के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए या वर्ड्स ऑफ माउथ के ज़रिए, जैसे डेफिनेटली ये जाएंगे, ये जाके अपने दीगर लोगों को बताएंगे, ये लोग देखेंगे, तो जब वो कैलकुलेट करते हैं कि जी हम पाकिस्तान जा भी सकते हैं, बाय प्लेन जाएंगे, वहाँ एक 5 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में रहेंगे भी, और फिर उसके बाद ये ट्रीटमेंट कराएंगे, वापस आ जाएंगे और एक कंट्री भी देख लेंगे, तो मतलब वो अट्रैक्ट होते हैं कि ठीक है यहाँ वहाँ से मतलब उनके लिए एक्सपेंसिव नहीं है। मतलब मैं इसको अगर ओमानी रियाल में अगर मैं इसको बता दूं कि दे हैव पेड अबाउट 600-700 ओमानी रियाल, 700 ओमानी रियाल फॉर वन डे सर्जरी। करवाते किसी और कंट्री जाके तो उनका एक अच्छा खासा अमाउंट जो है तो वो उसमें अच्छा। इससे हम आ जाएं तो इस चीज़ को हम कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। ठीक है, मेडिकल टूरिज्म का कंसेप्ट जो है वो दुनिया में अब कई मुल्कों में बहुत ज़्यादा है, जिसमें सबसे जो फेमस कंट्री है वो बैंकॉक है, थाईलैंड। थाईलैंड जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है मेडिकल टूरिज्म के हवाले से। मतलब लोग वहाँ आते हैं, लोग वहाँ आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी। अच्छा, इंडिया भी हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर भी काफ़ी जो है तो वो मेडिकल टूरिज्म का कंसेप्ट जो है तो है। इसी तरह कुछ मियामी है USA में, और दीगर हैं बहुत सारे जहाँ पर मेडिकल टूरिज्म दिया जाता है बाकायदा, कि आप आएँ, अपना इलाज भी कराएं, उस कंट्री को जो है तो वो घूमें फिरें, इंजॉय करें, ठीक है, वहाँ के ट्रेड देखें, ट्रेडिशंस देखें, और आप अपने मुल्क में वापस चले जाएं। तो एक टिकट में 2 मजे जिसको कहेंगे। जबरदस्त। तो अच्छा, जैसे ये बताइए कि जो अभी आपके पास आए थे ओमान से आपके 2 पेशेंट्स, इनका मुझे ये बताएं कि ये 3 दिन का 3 दिन का स्टे, ये आराम से आ जाए, बहुत दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर साहब देखें कि वो जो दूसरा आप जो पहले वाला एक जो आप बता रहे थे कि ट्रीटमेंट, उसमें स्टिचेस भी आते हैं। जी बिल्कुल। उसमें थोड़ा सा मतलब ये कि मेडिसिन, कुछ इन्फेक्शंस ना हो, कुछ इस तरह की मेडिसिन तो इसमें भी दी जाती हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती है। लोग डरते बहुत हैं कि हमारी पूरा एक पैच निकाल दिए गए। वो जो मेथड है ना हेयर ट्रांसप्लांट, जिसको हम हार्वेस्टर टेक्निक कहते हैं, जिसमें कट करके और वो निकाले जाते हैं, अगरचे वो बिल्कुल सेफ मेथड है, कोई उसका नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि जब वो कट का नाम आता है, स्टिचेस का नाम आता है, तो लोग बहुत डर जाते हैं। अच्छा, ना सिर्फ लोग डर जाते हैं, बाज़ औक़ात फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको मना कर देते हैं। जैसे यंगस्टर्स हैं, अब जो 20, 22, 24, 25 साल की उम्र है या 30 साल की उम्र के लोग हैं, तो वो फाइनेंशियली तो अक्सर इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो खुद पे कर सकें अपनी सर्जरी की, तो डेफिनेटली उनको अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना पड़ता है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, या बड़े भाई को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो जब वो उनको इन्वॉल्व करते हैं और फिर बताते हैं कि ये जी कटेगा, या हम उनको बताते हैं, ये वो बताते हैं कि यहाँ से कटेगा और ये यहाँ से कट के स्किन निकलेगी, बाल निकलेंगे, तो अगरचे कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो लेकिन अक्सर बाप कभी माँ जो है तो वो मना कर देते हैं। अच्छा, जब यहाँ पर ये इशू आ जाता है ना कि जी अम्मी ने मना कर दिया, तो मैं कहता हूँ ठीक है, अब जब आपकी मम्मी परमिशन देंगे, आपने उनकी परमिशन से हट के नहीं कराना है, क्योंकि देखिए माँ की परमिशन के बगैर तो कोई काम करने नहीं चाहिए। तो वो फिर एक टची सा इशू क्रिएट हो जाता है कि जी फादर एग्री नहीं है या मदर एग्री नहीं है, तो फिर अब ये जो प्रोसीजर है, इसमें मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपको एक इंजेक्शन लगता है, इसी तरह का एक प्रोसीजर है। इंजेक्शन बस जस्ट आपको कुछ थोड़े से ज़्यादा लगेंगे, और आप बगैर किसी कट के, बगैर टांके के जो है तो वो
हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। डॉक्टर साहब इसमें भी मतलब ये कि वॉश कर सकते हैं कुछ दिन के बाद? जी बिल्कुल, ये आपके नॉर्मल हेयर होते हैं, आपके अपने हेयर होते हैं, नॉर्मल हेयर होते हैं, आपके ओरिजिनल बालों की तरह बढ़ते हैं। आप इनको हर नॉर्मल एक शैम्पू से जो आप इस्तेमाल करते हैं घर में, वो शैम्पू से इनको वॉश कर सकते हैं। एक नॉर्मल बार्बर से जिससे आप कटवाते रहें अपने बाल, उससे जो तो आप कटिंग करा सकते हैं। इनके रिजल्ट जो हैं वो 3 महीने के बाद आना शुरू होते हैं। जब हम कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके रिजल्ट 3 महीने के बाद आना शुरू होते हैं। 3 महीने तक तो अंदाज़ा नहीं होता कि बाल ग्रोथ होगी या नहीं, बल्कि पहले मरहले में जो बाल लगाए जाते हैं वो गिर जाते हैं, उनकी रूट्स अंदर रह जाती हैं। अच्छा। हाँ, जो बाल लगाएंगे वो थोड़े थोड़े से बड़े होके वो गिर जाएंगे, फिर उनकी रूट्स अंदर रह जाएंगी। तो 3 महीने के बाद वो ग्रो करना शुरू करते हैं और ये अमल जो है तकरीबन साल 1.5 साल तक चलता रहता है। मतलब ये कि अगर जो ये इस तरह का ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, ये अभी भी इन्होंने करवाया, तो उनको मेरे ख्याल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर रिसेंटली किसी ने ट्रीटमेंट कराया है और उनके बाल अभी नहीं निकले हैं तो ये तो खैर काउंसलिंग में डॉक्टर्स उनको बता देते हैं, जब काउंसलिंग करते हैं कि आपके बाल रह जाएंगे 3 महीने के बाद जो है तो वो आपके बाल निकलना शुरू होंगे। तो 3 महीने का बड़ा सबर आजमा पीरियड होता है। जाहिर है एक शख्स ने थोड़ी सी वो बड़ा जज्बाती हो रहा होता है ना, कोई भी शख्स जिसके बाल नहीं होते और जब वो अपनी सर्जरी कराता है तो वो अपने आप को बालों में देखने के लिए बड़ा जज्बाती हो रहा होता है। तो ये जो 3, 4, 5 महीने का जो पीरियड होता है ये उसके लिए बड़ा सबर आजमा होता है। और अच्छा, न सिर्फ उसके लिए बड़े सबर आजमा होता है बल्कि होता यह है कि जो दोस्त अहबाब होते हैं या फैमिली के मेम्बर्स होते हैं वो टीज कर रहे होते हैं, ऑफिस कोलीग्स होते हैं, अच्छा बाल लगवाए थे अभी तक तो निकले नहीं, क्या हुआ, निकलेंगे कि भी पता नहीं निकलेंगे। दूसरों का जो तो वो इस तरह का भी बिहेवियर उसको जो है तो लोगों का फेस करना होता है। लेकिन फिर जब वो निकलना शुरू होते हैं और खुद भी अच्छा वो उसको खुद भी अच्छा लगता है और बड़ा हैरान कुन जो है तो ये एक चेंज बिल्कुल हैरान कुन जो है तो वो चेंज आती है। उनके कोलीग्स को भी जो है तो वो अच्छा लग रहा था। फिर उनको देख के आप यकीन करें कि एक आपने अच्छा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर दिया, उसको देख के 10 लोग जो हैं वो डेफिनेटली आपके पास जो है तो वो आते हैं कि बिल्कुल हम ये करवाना है। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर मुनहसर होता है कि आप अपने क्लाइंट को कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ कितनी डेडिकेशन का जो है तो वो मुजाहरा करते हैं, कितनी जो है तो प्रोफेशनल एफर्ट्स और जो आपकी एबिलिटीज़ हैं और हाइजीन का आप कितना ख्याल रखते हैं अपने सेंटर में। इन तमाम चीज़ों के ऊपर तमाम चीज़ों के ऊपर जो है तो वो काउंट होता है। तो अच्छा, फिर आपकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो कितनी है, आय कि मतलब आपने इतने ज़्यादा तो अपने चार्जेस नहीं रखे हुए कि हर कोई इसको अफोर्ड ना कर सके। तो ये भी एक चीज़ है जो काउंट होती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना मतलब डिफरेंस होगा दोनों ट्रीटमेंट्स में, क्योंकि आपने कहा ये समझ लीजिए कि डबल, ऑलमोस्ट डबल। अच्छा, आपने कहा कि ये 1 सिटिंग में ही आपके 8 घंटे नहीं, आमतौर पे ये होता है कि जैसे अगर 2500 फॉलिकल लगाने होते हैं तो हम उसको 2 दिन में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब मैं ये पूछ रही थी कि वो डिपेंड करता होगा क्लाइंट्स पे कि आज अब इतना यूजुअली अगर बहुत लोड नहीं होता या वो क्लाइंट बहुत अर्ली मतलब जल्दी में नहीं होता तो हम उसको फिर 2 दिन में डिवाइड कर लेते हैं। 2 दिन में उसको प्रोसीजर करते हैं, यानी कि 1200-1400 फॉलिकल एक दिन में लगा दिए, 1200-1400 फॉलिकल जो है तो वो अगले दिन लगा दिए। तो उसमें क्या होता है कि टायरिंग नहीं होता, हमारे लिए भी टायरिंग नहीं होता। भी 2 दिन में जी बिल्कुल। अभी जो हमने पेनफुल भी है कुछ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ जिस वक्त छोटा सा एनेस्थीसिया दिया जाता है, एक बल्कि आप ये समझ लें कि जो इंसुलिन की जो सिरिंज होती है, इंसुलिन की जो सिरिंज होती है, निडल होती है 1 cc की जो बेबी निडल होती है, बेबी सिरिंज होती है, उससे छोटे से पोर्शन में इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है तो वो हिस्सा सुन हो जाता है। सुन होने के बाद उसी सुन हिस्से में से आगे सुन करते चले जाते हैं, नम करते चले जाते हैं उसको, तो वो एनेस्थीसिया से एनेस्थीसिया आगे बढ़ता चला जाता है। दोबारा बार-बार इंजेक्ट करने की भी जरूरत नहीं, इंजेक्ट करने की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन जब आपका एक पोर्शन जो है तो वो नम हो गया, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे निडल, तो वहां तो नहीं पता चलेगा, तो आपने यहाँ पे निडल डाल के उस दवा को आगे पहुंचा दिया, वो नम हो गया। फिर आपने यहाँ निडल डाल के उस दवा को आगे पहुंचा दिया तो वो नम हो गया। तो आपको एक प्रिक 2 प्रिक जो है तो वो पता चलेंगी और उसके बाद जो है तो वो एरिया आपका सारा नम होता चले जाएगा। फिर उसी में से आप जो है तो वो निकाल के फॉलिकल्स निकालते चले जाएंगे और फिर दोबारा जब आप लगाने की बारी आएगी तो फिर वो एरिया नम किया जाएगा, सुन किया जाएगा जहाँ पर बाल लगाने हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पूरा आपने हम पहले एक बार बताया था कि जो ये फ्रंट का एक पाम वाला जो एरिया होता है और पीछे से बाल निकाल जाते हैं, तो ये पूरे सर में से पीछे से, क्योंकि पीछे तो पहले पूरी एक स्ट्रिप उसमें से ली है, लेकिन ये पूरे सर में से लिए जा ये इसमें जो है वो डिसाइड किया जाता है कि पक्की रूट्स
किस पोर्शन में है, यानी कि रिसीडिंग कहाँ तक है। देखिए मर्दों में जो बाल जाते हैं वो तकरीबन ये एक हाथ और एक हाथ दो और एक थोड़ा सा क्राउन के पीछे तक जो बाल हैं ये निकलते हैं। तो बाकी ये जो इतनी चौड़ी बेल्ट होती है, एक हाथ की जितनी चौड़ी बेल्ट अगर हम ये कानों के पीछे से ले लें और ये नेप ऑफ द नेक अगर हम ये ले लें, तो ये वाली जो बेल्ट होती है ये परमानेंट बालों वाली होती है, पक्के बाल होते हैं। यानी कि ये वो रूट्स होती हैं कि जो नहीं गिरती, इनमें रिसेप्टर्स नहीं होते टेस्टोस्टेरोन के। तो यहाँ से फिर इस पोर्शन में से हम वो बाल निकाल लेते हैं।